हाँ जी साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह भारती कृष्णा क्लासेज हिसार से कंटिन्यू आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं और आप अपनी क्लास को ज्वाइन करें। कृष्णा क्लासेज हिसार से जसवंत सिंह भारती, जो हमारा HPSC PGT का जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है। और इससे पहले हमने आर्ट बिल्कुल जो स्टार्टिंग है वहाँ से स्टार्ट किया था और कला का गुणों के आधार पर वर्गीकरण भी कर लिया था। उसके अंदर हमने ललित कलाएं और उपयोगी कलाएं को एक्सप्लेन कर लिया था। तो अब हम लोग जो ललित कला का पार्ट है दृश्य कला, वहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो जैसे कि इसको आप इंग्लिश के अंदर विजुअल आर्ट्स भी कह सकते हैं और दृश्य कला इंग्लिश में आपको पता है विजुअल आर्ट। बिल्कुल हम लोग उसी तरीके से करेंगे। ये लिखा हुआ है दृश्य, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे कोई सीन या कोई सीनरी। तो इसको हम लोग डिफाइन अब यूं कर लेंगे, अपनी लैंग्वेज में हमने करना है बस, जैसा कि आपको पहली क्लास में बता ही दिया था। भाई ऐसा कोई सीन या दृश्य या सीनरी जो मनुष्य अपने नेत्रों से देख सकता है, वो दृश्य कला है। और इसको आप यूं भी कह सकते हो, जैसे कि मान लो कोई कलाकार है या कोई नृतक है या कोई भी साहित्यकार है, उसकी कोई भी कलाकृति है, कृति है, या उसने कुछ साहित्य लिखा है या कोई सिंगर है, वो क्योंकि वो सब आर्टिस्ट हैं। और इसी प्रकार जो ऑडियंस है वो उसको अपने नेत्रों से देख सके। और कलाकार की उसमें ये है कि मतलब वो कुछ ऐसा क्रिएट करे कि ऑडियंस उसको देखने के लिए मजबूर हो, उसको हम सही अर्थों में दृश्य कला कह सकते हैं। तो अपने शब्दों में इसकी जो एक लाइन के अंदर हम यदि अर्थ स्पष्ट करना चाहें, डेफिनेशन देना चाहें, तो वो यही है भाई, ऐसी कोई कला, आर्ट, सीनरी, सीन, दृश्य है जिसे मनुष्य अपने नेत्रों से देख सके और उस कला के माध्यम से या उस आर्टिस्ट की कृति के माध्यम से वो उससे जुड़ सके और उस कलाकार के विचारों और भावों को, उसके कार्य को समझ सकें और उस जो वो अभिव्यक्ति या जो वो एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम लोग उसका अवलोकन कर सकें, तो वो दृश्य कला कहलाएगी। कला शब्द का हमने बिल्कुल एक्सप्लेन कर लिया था। तो इसी प्रकार ये जो दृश्य कला का जो कंसेप्ट है, यदि एक लाइन में या दो लाइन में इसकी परिभाषा देनी हो तो आप अपने शब्दों में बड़े आराम से दे सकते हो। तो अब हम लोग इसको उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं जिस हिसाब से हमने हमारे एग्जाम में लिखना है, क्योंकि कला बिल्कुल हमने स्टार्टिंग से कर ली, कला के गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर लिया। और अब दृश्य कला के कितने क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक के अंदर हम लोग दृश्य कला क्या है, दृश्य कला की सामान्य विशेषताएं, लक्षण, करेक्टरिस्टिक्स, वो सब डिस्कस करेंगे बहुत ही सरल भाषा में। और उसका जो PDF है, जो PPT है, वो आप साथ के साथ देखते जाओगे, समझते जाओगे। तो हम लोग बिल्कुल अब उसी तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दृश्य कला का जो कंसेप्ट है वो जस्ट मैंने आपको उसका परिचय आपसे करवा दिया है। तो ये देखो जी, इस प्रकार से दृश्य कला का जो है क्वेश्चन यदि अपने एग्जाम में आता है, उसके अंदर हमने क्या लिखना है। चाहे दृश्य कला का क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आए, 4 नंबर का आए, 3 नंबर का आए, 2 नंबर का आए, आपके नंबर उसमें बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, क्योंकि इतना कंटेंट है अपने पास में। आप इसमें से हाफ भी लिखोगे और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मान लो हमने इसमें
आपको शायद इसके जो फ़ॉन्ट हैं या जो अक्षर हैं वो छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो है विजुअल आर्ट्स, दृश्य कला। इसके अंदर हम लोग दृश्य कला का अर्थ, परिभाषा, व्याख्या, परिचय, अवधारणा और उसकी विशेषताएं डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल हम लोग उसी तरीके से स्टार्टिंग से चलेंगे। आप लोग एक बार सुनिए, उसके बाद में हो सकता है शायद आप अपने शब्दों में इसको लिख लो, आपको ये भी ना करना पड़े, लेकिन आप इसमें से यदि कुछ मैटर उठा लोगे या इसको कर लोगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बिल्कुल इधर देखिए आप, दृश्य कला जो नेत्रों से रिलेटेड है, जिन्हें देख सकते हैं, इसीलिए दृश्य कला को चाक्षुष कला भी कहते हैं। अब ये चाक्षुष क्या है? चाक्षुष जो आंख है उसके पर्यायवाची हैं, नयन, नेत्र, लोचन, उसके अंदर चाक्षुष भी एक होता है। तो इस दृश्य कला को चाक्षुष कला भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी आंखों से, नेत्रों से संबंधित है। कलाकार हमें वो चीज़ अपने किसी माध्यम से हमें दिखा रहा है और हम हमारे नेत्रों से उसको देख रहे हैं, और जिस वे में वो अपनी कला के माध्यम से हमारे से कम्युनिकेशन कर रहा है, उस वे में उसके विचारों को, भावों को समझना, सही अर्थों में हम कहेंगे कि ये दृश्य कला है। क्योंकि किसी की कोई पोर्ट्रेट है या कलाकृति है, उसने उसके अंदर अपने विचारों, भावों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने सुख को, सौंदर्य को, आनंद को उसके अंदर डाला है। वो उसके माध्यम से अपने, उसके कलाकार के जो विचार हैं वो एक्सप्रेस कर रहा है, और उस एक्सप्रेस करने के जरिए वो हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, हमसे वो बात कर रहा है। आप इसको यूं समझ लो, किसी कलाकार की ऐसी कला जो उसकी जो विचार हैं, उसके जो भाव है, वो हमसे बात करे, वो दृश्य कला है, और हम उसको उसी वे में समझें जिस वे में हमें वो समझाना चाहता है। इसको कहते हैं प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन। जैसे कि मान लो किसी कलाकार ने अपने विचारों को, अभिव्यक्ति को, या कोई ऐसा सीन है, सुख का है या दुख का है, वो उसने उसके माध्यम से वो प्रकट कर रहा है, और आपको वो बता रहा है भी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसा ऐसा सीन है, लेकिन हमारे पास में वो दूर दृष्टि नहीं है, हमारे पास में वो कला ही नहीं है कि हम उसकी कलाकृति को उस वे में समझ पाएं जिस वे में हमें वो समझा रहा है। तो इसलिए जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्व करना भी एक कला है। ऑब्जर्व उसी वे में किया जाए जिस वे में आर्टिस्ट हमें ऑब्जर्व करवा रहा है। रियल में ये दृश्य कला है। तो हम लोग अपने कंटेंट की तरफ वापस आते हैं। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। जो नेत्रों से रिलेटेड है, जिन्हें देख सकते हैं, इसीलिए दृश्य कला को चाक्षुष कला भी कहते हैं। मैंने आपको आंखों के पर्यायवाची भी बता दिए, तो उससे भी आप इसका, आप चाहो तो कोई भी पर्यायवाची यहाँ डाल के इसमें लिख सकते हो, लेकिन चाक्षुष कला सही है। दृश्य कला एक दृश्य भाषा या चाक्षुष माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को एक दृश्य के रूप में संप्रेषित, कम्युनिकेट, एक्सप्रेस करता है, और दर्शक नेत्रों से अवलोकन किस प्रकार करेगा? ऑब्जर्वेशन, देख समझ चेक कर उसका आनंद लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, कोई आर्टिस्ट है किसी भी प्रकार का, जैसे कि कोई लेखक है या कोई नर्तक है या कोई सिंगर है या कोई चित्रकार है या वैसे भी कोई और आर्टिस्ट है, वो उस अपनी कला के माध्यम से हमसे जुड़ रहा है और वो अपने विचारों को, अपने भावों को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यही इससे समझ हो रहा है। तो जो ऑडियंस है, ऑडियंस से वो अपने उन विचारों या उस माध्यम से वो हमसे कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन करता है, और उसके माध्यम से वो हमें एक्सप्रेस कर रहा है, और दर्शक नेत्रों से, और हम लोग ऑडियंस हैं, उसको देख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऐसा करने से हमें आनंद आ रहा है, और उसको ऐसा करवाने से आनंद आ रहा है। तो वो क्या है? दृश्य कला है। तो इसे आप अपने शब्दों में लिख लो, मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया। दृश्य कला एक ऐसा दृश्य भाषा या चाक्षुष माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को एक दृश्य के रूप में संप्रेषित, कम्युनिकेट करता है, और दर्शक अपने नेत्रों से
अवलोकन देख समझ चेक कर उसका आनंद लेते हैं। मतलब कोई ऐसी कलाकार को भी वो काम करने में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, और ऑडियंस है जो हम लोग हैं उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें उसकी एक्टिविटी से, उसके प्रदर्शन से आनंद आ रहा है और हम लोग उससे जुड़ रहे हैं, वो दृश्य कला है। हाँ जी, मानव अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने हेतु किसी न किसी माध्यम और भाषा का प्रयोग करता है, जैसे चित्रण, लेखन, हाव भाव, अभिनय, संगीत, नृत्य, नाट्य इत्यादि। जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया भी कोई भी कलाकार है, किसी भी श्रेणी का वो हो सकता है, वो हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो वो यूज करेगा, जिसके सहारे वो हम तक पहुंचेगा। आप इसको कोई ना कोई तो ऐसा मीडियम होगा ना, वो कैसे ऑडियंस से कनेक्टिविटी करेगा, बस वही दृश्य कला है। तो इसके अंदर क्लियर हो गया। दोबारा मैं बता देता हूँ, मानव अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने हेतु किसी न किसी माध्यम और भाषा का प्रयोग करता है, जैसे चित्रण, लेखन, हाव भाव, अभिनय, संगीत, नृत्य आदि। जैसे कि कोई चित्रकार है तो वो आपको किसी लकड़ के फ्रेम पे या पेज पे या दीवार पे चित्रण करेगा, वो अपने जो विचार हैं वहाँ पे उकेरेगा, हम लोग उसको देखेंगे, उससे जुड़ेंगे, उसे समझेंगे भी ये क्या सीन बयां कर रहा है। इसी प्रकार से लेखन है, कोई राइटर है, उसने कुछ लिखा है, कोई गीत लिखा है, कोई काव्य लिखा है, या कोई कविता लिखी है, या कोई शायर लिखा है, या कोई स्क्रिप्ट लिखी है, या कोई मूवी लिखी है, तो उससे वो अपने विचारों को, भावों को प्रकट करता है, तो वो उसकी कला हो गई। हाव भाव, जैसे कि मैंने आपको बताया था कला वाले चैप्टर के अंदर, हाव भाव जैसे कि मान लो नाट्य कला के अंदर है, कोई अभिनेता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक है, और वो एक्सप्रेशन दे के सीन की डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, तो वो उसका हाव भाव हो गया। अभिनय उसी से रिलेटेड है। संगीत, जैसे कि मैंने आपको क्लियर कर दिया था, किसी ने गीत लिखा है, कोई उसको वाद्य यंत्र दे रहा है, और कोई उस जो लिखा हुआ गीत है उसको बोल दे रहा है, स्वर दे रहा है, उसको गा रहा है, तो वो कलाकार है। नृत्य, एक गीत बज रहा है और उस गीत के ऊपर जो अपना रिलेशन बनाते हुए जो डांसर है वो डांस कर रहा है, अपने जो उसकी नृत्य कला है उसका व्याख्यान कर रहा है, और ऑडियंस है उसको देख रही है और उससे आनंद ले रही है और रोमांचित हो रही है, ये है। नाट्य भी मैंने आपको बता दिया था, आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर है। दृश्य कला के आधार कागज, वस्त्र, चादर, पत्थर आदि हैं। अब ये लिखा है कि जो भी दृश्य कला है, विजुअल आर्ट्स है, उसका आधार क्या है, वो कहाँ पे उसको उकेरेगा, कैसे वो उसको हमारे सामने वो कैसे लाएगा, तो उसका आधार क्या है। कागज, किसी कागज के ऊपर भी वो चित्रकारी कर सकता है। वस्त्र, जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, उनके ऊपर कर सकता है। जैसे कि वस्त्र की यदि बात करूं तो अभी हम लोग जब लोक कला डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर फड़ आएगा, फड़ बाँचना। फड़ बाँचना क्या है कि प्राचीन काल में अभी भी राजस्थान का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर फड़ बांचन होता है। वो ऐसी एक चादर होती है और उसके ऊपर हमारे जो वीर हुए हैं या देवी देवता हैं, संत हैं, तो उसके ऊपर उनकी तस्वीर बनी होती है, और जो उसको व्याख्यान करने वाले कलाकार होते हैं उनको उस राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर भोपा और भोपी कहते हैं। मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं या उनकी फैमिली होती है, वो इसी काम को करने के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशन है उनका ये, तो वो कलाकार हैं, तो वो उसके ऊपर चित्रित किए जाते हैं। तो उसके माध्यम से वो हमारी जो लोक कलाएँ हैं, हमारी जो परंपराएं हैं या वीरों की जो गाथाएं हैं वो हमें गा गा के सुनाते हैं, और ऑडियंस बैठी होती है और उसका वो मंचन करते हैं, वो सुनते हैं। तो उससे भी आप जोड़ सकते हो, तो उसको हम डिटेल में बाद में कर लेंगे। वस्त्र, चादर, पत्थर इत्यादि। पत्थर का भी आपको पता है, उस पत्थर को काट के, मोड़ के, रगड़ के, घिस के उसको आकार देना, तो वो उसकी होगी। अब देखो, आधारों को रंगों अथवा रेखाओं द्वारा सजाया जाता है। जो भी मान लो कि ये आधार है, इसको आप आधार समझ लो भी, ये एक पेज है, इसके ऊपर यदि मान लो कि मैं कुछ रेखा या कुछ ऐसा चित्र बनाऊं या कोई तस्वीर बनाऊं या कोई फूल बनाऊं, तो इस आधार के ऊपर वो चित्र बनाया जाएगा, तो वो दृश्य कला है। हाँ जी, दृश्य कला की विषय वस्तु में लंबाई एवं ऊंचाई का गुण पाया जाता है। दृश्य कला की विषय वस्तु में
लंबाई एवं ऊंचाई का गुण पाया जाता है, परंतु चौड़ाई का गुण न्यून अनुपस्थित होता है। ये यूं कह रहा है, ये विशेषता से संबंधित है। दृश्य कला की जो विशेषताएं हैं, हम इसी के आधार पर हम लोग दृश्य कलाओं की जो विशेषताएं लिखेंगे वो ये है भी दृश्य कला का लक्षण विशेषता क्या है भी उसके अंदर लंबाई एवं ऊंचाई का गुण पाया जाता है, परंतु चौड़ाई का गुण न्यून या अनुपस्थित होता है। मतलब ये भी एक दृश्य कला का लक्षण है, गुण है, विशेषता है भी दृश्य कला के अंदर लंबाई एवं ऊंचाई का गुण पाया जाता है, लेकिन चौड़ाई का गुण कम होता है, न्यून होता है। ये इसकी एक विशेषता है। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। हाँ जी, अब देखो और हमने डिफाइन किया है, कलाकार जिस परिस्थितियों में वस्तु को देखता है उसी अनुसार वह वस्तु को पहले अपनी कल्पना में सजाता है, कल्पना में बनाता है, उसके बाद किसी माध्यम, कागज, दीवार, पदार्थ, लकड़ी, धातु, वस्त्र, पत्थर, चादर पर उसका संचालन कर दृश्य को इस प्रकार उकेरता है कि चित्रित वस्तु असली प्रतीत होवे। देखो बड़ी आसान भाषा है ये, आप इसकी एक बार रीडिंग लगाओ भी कोई कलाकार है, उसने कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन देखी और उसको फिर वो अपनी कलाकारी के माध्यम से कुछ ऐसा क्रिएट करता है भी देखने वालों को बिल्कुल वो असली प्रतीत हो, देखने वाला यूं कहे भी असली और ये जो एक उसकी प्रतिमा बनाई है दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कलाकार की कोशिश ये होती है कि कागज, दीवार, पदार्थ, लकड़ी, धातु, वस्त्र, चादर पर उसका संचालन दृश्य को इस प्रकार उकेरता है चित्रित वस्तु असली प्रतीत हो। जिस परिस्थितियों में या जिस परिस्थिति में कलाकार ने उस सीन को या उस वस्तु को देखा है उसी सेम की सेम उकेरना, ये उसकी कला है। हाँ जी, दृश्य कला में प्रकृति एवं रंग संयोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। मान लो कि कोई चित्र बनाया रेखाओं से, बिंदु से या XYZ, उसके अंदर जब हम लोग रंग संयोजन करते हैं तब वो निखर के आता है, उसका असली रूप हमारे सामने आता है। या यूं कह लो भी जो चित्र कलाकृति किसी कलाकार ने बनाई है तो रंग संयोजन के बाद में, रंग भरने के बाद में वो और खिल के आती है, हमें वो और आनंद देती है, हमें वो और खुशी देती है। ये है दृश्य कला में प्रकृति एवं रंग संयोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। नेचर की बात हो रही है ये। हाँ जी, दृश्य कला में उन सभी कलाओं को शामिल किया जाता है जिसमें कलाकार अपनी कलाकृतियों को इस प्रकार संवारता व सजाता है जिससे कि दर्शकों के नेत्रों को आनंद प्रदान करे। देखो मान लो कि कोई नृत्यक है, वो इस प्रकार से कोशिश करता है कि जो ऑडियंस देख रही है उसको तो नाचने में मजा आ रहा है और ऑडियंस उसके डांस को देखने के बाद में झूमने लग जाए, ऐसी कोशिश कलाकार की होती है, उसको हम दृश्य कला कहते हैं। ये आप किसी भी फील्ड में ले सकते हो, नृत्य में, या जैसे कि मान लो कोई लेखक है या कोई कवि है या कोई शायर है या कोई सिंगर है, वो अपने जैसे कि सिंगर है वो अपने स्वरों के और अपने बोल के माध्यम से अपनी इस कलाकारी के अंदर वो ऐसा मतलब ऐसा एक भाव उत्पन्न करे या ऐसा एक ऑडियंस को बांधने की उसमें एक कला हो कि मतलब जो देखने वाले हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाएं, उससे संबंधित है ये। तो कलाकार की कोशिश, क्योंकि उन्हीं लोगों को हम लोग कलाकार कहते हैं भी एक पल के लिए भी वो उस सीन को, उस सिचुएशन को छोड़ ना पाए, वो दृश्य कला है। आपको समझ में आ गया होगा। दृश्य कला में एक आकार होता है, यह मूर्ति कला भी कहलाती है। तो ये तो है ही, दृश्य कला में आकार होगा, उसके अंदर रंग संयोजन होगा, उसके पार्ट होंगे, तभी तो कोई ऑडियंस है, दर्शक है, उसको देखेगा, उससे जुड़ेगा। दृश्य कला में मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला, नृत्य कला एवं अन्य शामिल हैं। ये यूं कह रहा है भी ये जो विजुअल आर्ट्स है इसके अंदर वो सभी कलाएं शामिल हैं जिसे हमारे नेत्र देख सकें और कलाकार
ऑडियंस के नेत्रों को ऐसी कलाकृति बना के या कुछ ऐसा कर्तव्य या ऐसी कुछ एक्टिविटी करके ऐसा कला का प्रदर्शन करे, देखने वाले उससे जुड़ें, उसकी कला को समझें और उससे आनंद लें, वो दृश्य कला है। तो मेरे हिसाब से दृश्य कला का जो कंसेप्ट है, इसका अर्थ है, इसकी परिभाषा है, इसकी अवधारणा है, इसका इंट्रोडक्शन है, वो आपको समझ में आ गया। इसको आप 4, 5, 7 लाइनों में भी खत्म कर सकते हो। बिल्कुल ही भूल जाओ तो सीधा लिख देना, दृश्य कला एक ऐसी कला है जो हमारे नेत्रों से संबंधित है। नेत्रों से संबंधित होने के कारण इसको चाक्षुष कला कहते हैं। और दृश्य कला में जो कलाकार है अपनी कलाकृति के माध्यम से अपने विचारों, भावों, खुशियों, गम को प्रदर्शित करता है, उसके माध्यम से वो हमसे जुड़ता है। और जब ऑडियंस और दर्शक उससे जुड़ते हैं तो देखने वाले को भी आनंद, सुख और मस्ती की अनुभूति होती है, वो दृश्य कला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर लोगे। तो अब हम लोग ये जो हमने इसकी व्याख्या करी है, यदि क्वेश्चन आ जाए इसकी आप विशेषताएं लिखो, तो वो हम लोग, यदि मैं आपको वो ना भी करवाऊं तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग कर लोगे। जैसे कि मान लो हम लोग डिस्कस करें भी इसकी व्याख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि नेत्र से संबंधित है तो इसकी विशेषताओं में लिख देंगे, ऐसी कला जिसका नेत्रों से अवलोकन हो सकता है। अब पता है कि ये प्रकृति से और हमसे संबंधित है, तो दृश्य कला वातावरण से संबंधित है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, दृश्य कला में लंबाई एवं ऊंचाई का गुण पाया जाता है, चौड़ाई का न्यून होता है, ये भी इसकी एक विशेषता होगी। रंग का संयोजन होता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल आसान है, आप इसको लिख लोगे, लेकिन फिर भी आपके लिए बिल्कुल रेडी है इसकी विशेषताएं। जब आप उन विशेषताओं को देखोगे तो आप कहोगे ये सारा कुछ यही है। तो अब ये देखो, आप विशेषताओं को और अवधारणा को और परिचय को, व्याख्या को आप अपने हिसाब से कैसे भी कॉपी के अंदर लिख सकते हो। अब देखो, विशेषताएं, लक्षण, करेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी आप इनको नाम दे लो, बस आप इनको समझ लो और बड़े आसान है, आप इसको लिख लोगे। नेत्रों द्वारा अवलोकन, क्योंकि जो नेत्रों से संबंधित है तो नेत्रों द्वारा अवलोकन हो गया। उसका आकार से परिपूर्ण, कोई ना कोई तो रूप, शेप उसका आकार है ही दृश्य कला का। लंबाई चौड़ाई का गुण बाह्य वातावरण से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऊंचाई का गुण न्यून, ये भी इसकी विशेषता होगी। सजावट से युक्त, जो भी मान लो कोई कलाकार है, कोई आर्टिस्ट है, कुछ भी है, अपनी कला को वो सजाएगा, तभी तो हम लोग उसको देखेंगे, जुड़ेंगे। आकार से परिपूर्ण, व्यवहारिक, हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है। परंपरागत समाज का दर्पण, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, वो जो लोक कला है हमारी, जिसको फड़ बाँचना कहते हैं, उसके अंदर वीर देवी देवताओं की फोटोएं बनी हुई हैं, वो अपना गा बजा के हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उससे हमें जोड़ रही है। तो ये हमारे परंपरागत प्राचीन समाज का दर्पण होगी। द्विआयाम एवं त्रिआयाम से युक्त, इसको हम बड़े उसमें डिफाइन करेंगे आगे जाके। तो द्विआयाम एवं त्रिआयाम से युक्त, ये भी इसकी एक विशेषता कहते हैं। तो ये 10 लिखी हुई हैं, मेरे हिसाब से आपको 5 तो याद रह जाएंगी ढंग से। यदि दृश्य कला का आपको अर्थ समझ में आ गया तो आप विशेषताएं उसकी कर लोगे। अब देखो, ये 2-3 लाइनें और हैं इसके बारे में लिखी हुई हैं। काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना जाता है। जो काव्य कला है, लेखन है, उसको सर्वश्रेष्ठ कला माना जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। चित्रकला को उच्च कोटि की दृश्य कला माना जाता है। चित्रकला को उच्च कोटि की दृश्य कला माना जाता है। चित्रकला के बाद मूर्ति कला तथा वास्तुकला का स्थान आता है। चित्रकला के बाद मूर्ति कला तथा वास्तुकला का स्थान आता है। अब दृश्य कला क्या है, दृश्य कला की सामान्य विशेषताएं, ये आपका जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, कंप्लीट हो गया। 5 नंबर का है, 7 का है, 8 का है, 10 का है। आप ये मटेरियल लिख सकते हो और बिल्कुल आसान आपके और हमारे शब्दों में है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे
कला की हमने व्याख्या कर ली, गुणों के आधार पे कला का वर्गीकरण कर लिया, ये दृश्य कला कंप्लीट होगी। इसके बाद जो हम लोग आगे लेके आएंगे, जो कला के मूल सिद्धांत हैं, तत्व हैं, वो हम लोग सारे उसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो ये भी टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 से लेके 5 यूनिट और लास्ट वाली जो 3-4 यूनिट है, यदि हमने वो ढंग से कर ली तो उससे बाहर हमारा सिलेबस, उससे बाहर हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा पानी पी लूँ मैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो डिजाइन। तो डिजाइन के बारे में हम लोग व्याख्या करेंगे, उसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पहले समझने की कोशिश करेंगे भी वो क्या है। डिजाइन के बारे में मैं आपको यदि एक ही लाइन में बताऊं तो डिजाइन आकारों की वह भाषा है, आकारों की वह भाषा है विचारों को जो दृश्य प्रदान करती है। तो इसको हम लोग समझेंगे डिजाइन। अब जैसे कि पहले थोड़ी सी इसकी नेगेटिविटी की जो बात है वो कर लेते हैं। जैसे कि कुछ विद्वान हैं वो प्रकृति ने जो डिजाइन बना रखे हैं उनको डिजाइन की श्रेणी में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? उनका यूं कहना है कि डिजाइन वो है जिसको मनुष्य अपनी आवश्यकता उद्देश्य के अनुसार तैयार करे, वो डिजाइन है। मतलब उसका कहने का मतलब यूं है कि प्रकृति ने जो पत्तियां या फूल बनाए हैं वो प्रकृति द्वारा जानबूझकर नहीं बनाए गए, वो प्रकृति की ऐसी एक शक्ति है, उसके द्वारा पत्तियों के अंदर प्रकृति ने रंग भरा, फूलों के अंदर वो रंग भरती है। कोई फूल येलो है, कोई रेड है, कोई पिंक है, पत्तियां हरी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, पेड़ कोई छोटा रह जाता है, कोई बड़ा रह जाता है। तो इस हिसाब से वो प्रकृति है और एक शक्ति है जो पत्तियों के, फूलों के, पेड़ों के डिजाइन बना रही है। इसी प्रकार से हम लोग और प्रकृति की यदि बातें करें, यदि हम लोग राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे वो ऐसी हवाएं चलती हैं, वो टिल्ले हैं रेत के, उनके ऊपर डिजाइन बन जाता है। तो वो जानबूझ के नहीं बनाए गए, वो प्रकृति ने बना दिए। यदि हम लोग इधर बात करें, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे झरने हैं, हरियाली है, तो वो सब प्रकृति है। तो उसको जो विद्वान है वो डिजाइन की श्रेणी में उनको नहीं रखते और वो यूं कहते हैं भी डिजाइन क्या है, जिसे मनुष्य अपनी जरूरत आवश्यकता के अनुसार या अपनी कला को और अपनी व्यवस्था को प्रकट करते हुए जो एक क्रिएशन करता है वो डिजाइन है। तो हम लोग डिजाइन को बिल्कुल इसको डिफाइन करते हैं। डिजाइन आपको वैसे एक लाइन में समझ में आ गया, एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था जिसको करने के पीछे मनुष्य का कोई ना कोई उद्देश्य निहित हो, वो डिजाइन है। और कला के संबंध में यदि हम लोग बात करें डिजाइन क्या है, तो कला का एक प्रकार है डिजाइन। कला तो बहुत व्यापक है, लेकिन उस कला का एक प्रकार है डिजाइन। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। डिजाइन, हाँ जी, डिजाइन, इसको इंग्लिश में DESIGN, ये तो आपको पता ही है। इसको हम लोग अब शुरू से बिल्कुल डिफाइन करते हैं, मैंने अपने शब्दों में इसको क्लियर कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं, वास्तविक नहीं होता, एक निश्चित योजना के तहत किया गया सार्थक प्रयास है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, मान लो किसी आर्टिस्ट, कलाकार या कारीगर के माइंड के अंदर कुछ ऐसी कृति बनाने का विचार है, तो वो
उस निश्चित योजना के तहत बना रहा है और उसका एक ये सार्थक प्रयास है। सार्थक प्रयास का क्या मतलब है? ऐसा प्रयास, ऐसी कोशिश जो हम करें उसके रिजल्ट अच्छे आए और वो की गई कोशिश काम आए। मतलब जैसे कि हमने सपोज करो भाई चीनी मिट्टी का घोल तैयार कर लिया और उससे हमने एक कप बनाया, कप प्लेट बनाई और फिर हमने उसमें चाय पी, तो वो हमारा एक सार्थक प्रयास हुआ। हमने चीनी मिट्टी भी लाए और उससे कप प्लेट नहीं बना और कुछ और ही बन गया या कुछ भी समझ लो आप, तो उसको हम डिजाइन नहीं कह सकते। तो वास्तविक नहीं होता, एक निश्चित योजना के तहत किया गया सार्थक प्रयास क्या है? वो डिजाइन है। सैद्धांतिक रूप से यदि हम बात करें, सैद्धांतिक रूप से एक प्रकार की व्यवस्था है डिजाइन। सैद्धांतिक रूप से हम लोग बात कर रहे हैं भी एक प्रकार का ये एक अरेंजमेंट है, वो डिजाइन है। कला का एक प्रकार है जो सर्वाधिक रोचक एवं उत्तेजक तथा जिसका विकास अनेक अभिव्यक्तियों, काफी अनुभवों एवं सौंदर्य से परिपूर्ण होने से हुआ है। कला का एक प्रकार है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कला का एक प्रकार है जो कि डिजाइन जैसे कि एकदम नहीं तैयार होते, काफी उसके पीछे प्रयास होता है, कोशिश होती है, तब जाके वो बनता है और हमारे सामने आता है और उसके अंदर काफी अनुभवों की आवश्यकता होती है। कला का एक प्रकार है जो सर्वाधिक रोचक, उत्तेजक तथा जिसका विकास अनेक अभिव्यक्तियों, काफी अनुभवों एवं सौंदर्य से परिपूर्ण होने से हुआ है। वास्तव में अर्थपूर्ण, उद्देश्यपरक व्यवस्था तैयार करने का एक सचेत एवं सार्थक प्रयास ही डिजाइन है। सीधा सीधा सा आप इसको यूं समझ लो भी एक हमारी ऐसी कोशिश, ऐसा प्रयास, ऐसा काम जो हम किसी उद्देश्य को लेके कर रहे हैं और वो हमारा उद्देश्य सक्सेस हो, वो डिजाइन है। ये देखो मैंने आपको जैसे बताया, विद्वान प्रकृति द्वारा तैयार हुई वस्तुओं, घटनाओं, परिवर्तनों को डिजाइन की संज्ञा नहीं देते। जैसे पेड़ की बनावट, शाखाएं, पत्तियां इत्यादि केवल उनकी सुंदरता, भव्यता की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इनका निर्माण किसी ने जानबूझकर अपने उद्देश्यों के लिए नहीं किया है। ये यूं कह रहे हैं कि विद्वान जो हैं, प्रकृति द्वारा जो हम सीन या कुछ भी जो प्रकृति द्वारा जो क्रिएट हो जाते हैं डिजाइन, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि पेड़ का एग्जाम्पल है, झरनों का है, टीलों का है, पहाड़ियों का है, ठीक है जी, उसको विद्वान डिजाइन की श्रेणी में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? वो यूं कह रहे हैं भी उनका निर्माण जो हुआ है वो किसी ने जानबूझकर नहीं किया, वो प्रकृति द्वारा हुआ है। लेकिन विद्वान प्रकृति की सुंदरता का, उनकी भव्यता का, उनके सुख का, सौंदर्य का व्याख्यान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनका निर्माण किसी उद्देश्य को लेके किसी आर्टिस्ट ने जानबूझकर नहीं किया, वो डिजाइन नहीं है। आप इसको लिख सकते हो अंडरलाइन करके। सांस्कृतिक मूल्यों को अभिव्यक्त कर आकार देता है। झोपड़ी से लेकर महलों तक, चम्मच से हवाई जहाज तक, पुस्तक से लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स तथा प्रत्येक उत्पादित वस्तु, छवि इत्यादि की किसी न किसी द्वारा डिजाइन की गई होती है। ये यूं कह रहे हैं कि हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको वो अभिव्यक्त करता है, आकार देता है। जो आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या जो पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं, या कुछ भी हैं, जो भी कलाकार हैं, वो जो उनकी अभिव्यक्ति है, उनके दिमाग में जो विचार है, उनके दिमाग में जो उसका आकार है, उस डिजाइन का, उस वस्तु का, उसको वो हमारे सामने लाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों को अभिव्यक्त कर आकार देता है। झोपड़ी से लेकर महलों तक, चम्मच से हवाई जहाज तक, पुस्तक से लेकर बड़े बड़े होर्डिंग तथा प्रत्येक उत्पादित वस्तु, छवि इत्यादि किसी न किसी द्वारा डिजाइन की गई होती है। जो भी हम लोग ये बड़े बड़े होर्डिंग देखते हैं, बड़े बड़े महल देखते हैं, जो भी हमें चारों तरफ नजर आ रहा है, जो भी एक अच्छी चीज हमें दिख रही है, वो किसी न किसी द्वारा तैयार की गई है, किसी न किसी द्वारा उसका डिजाइन बनाया गया है, इसका ये मतलब है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, अब सबसे पहले जो
डिजाइन की डेफिनेशन दी गई वो कब दी गई? ये लिखता है बेल्जियम के अंदर एक 1964 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था। कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 1964 में बेल्जियम में इसकी परिभाषा दी गई है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डिजाइन एक सृजनात्मक कार्य है, इसको आप इंग्लिश में समझ लो, डिजाइन एक क्रिएटिविटी है, डिजाइन एक सृजनात्मक कार्य है। डिजाइन इज ए क्रिएटिव वर्क, आप इसको यूं लिख सकते हो, जिसका उद्देश्य निर्मित वस्तुओं की बाह्य विशेषताओं एवं निर्माता तथा उपभोक्ता के अनुसार संरचना तथा कार्यों को एक संपूर्ण वस्तु में बदले तथा तात्विक गुण धर्मों का निर्धारण करे। इनका कहने का मतलब ये है भी डिजाइन एक क्रिएटिविटी है, जिसका उद्देश्य क्या है, भी जो भी वस्तुएं तैयार हो रही हैं उनकी वो बाह्य विशेषताएं निर्माता और उपभोक्ता के अनुसार उनकी संरचना और उनके कार्यों को एक रूप देवे, एक संपूर्ण वस्तु में बदले, तात्विक गुण धर्मों का निर्धारण करे। भी मतलब जो भी कोई डिजाइन के द्वारा वस्तु बनाई गई, क्रिएटिविटी बनाएगी, कोई भी ऐसा कार्य किया जो निर्माता उपभोक्ता सबके उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वो बने और उनके वो काम आए, वो डिजाइन है। इसी प्रकार बाद में एक और है राइट, विंटर एवं जिगलर। राइट, विंटर एवं जिगलर, ये परिभाषा आप 2 बार ही पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। यदि ना आए तो आप इस लाइन को ऊपर इस लाइन को नीचे कर देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि करके देखें, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 1964 बेल्जियम में परिभाषा, ये तो आपने उसका स्टैटिक दे दिया, प्राचीनता बता दी, इसका इतिहास बता दिया। डिजाइन एक क्रिएटिविटी है जिसका उद्देश्य निर्मित वस्तुओं की बाह्य विशेषताओं निर्माता तथा उपभोक्ता के अनुसार संरचना कार्यों को एक संपूर्ण वस्तु में बदले तथा तात्विक गुण धर्मों का निर्धारण करे। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको कर लोगे। अब देखो, राइट, विंटर एवं जिगलर, डिजाइन वह प्रक्रिया जिसमें हम अपनी जरूरतों और उद्देश्यों के अनुसार प्राकृतिक वस्तुओं कौन सी जो सामग्री है जो इसमें यूज होगी, इसके बाद में जो आएगा अभी, को पुनः आकार देकर उपयोगी बनाते हुए आसपास व्यवस्थित करते हैं, जो हमारी इच्छाओं, इरादों, रुचियों को व्यक्त करता है। ये जो आपको थोड़े से 2-4 हार्ड शब्द लगे हैं उसकी व्याख्या है, या आप ऐसा समझ लो। इसको दोबारा पढ़ते हैं। डिजाइन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी जरूरतों और उद्देश्यों के अनुसार जो हमारे पास में मैटर उपलब्ध है, जो हमारे पास में पदार्थ हैं, सामग्री है, हम हमारी इच्छाओं और जरूरतों के अनुसार उनको आकार दें, वो डिजाइन है, को पुनः आकार देकर उपयोगी बनाते हुए। कोई भी आपके पास में, सपोज करो आपके पास में मिट्टी है और मिट्टी को आपने गिल्ला करके, जैसे कि हमारे जो कुम्हार हैं वो उस मिट्टी से मटका बनाते हैं, सुराही बनाते हैं, आप इसको यूं समझ लो भी मिट्टी को गिल्ली करके अपने हिसाब से उसको मोड़ के, उसको घुमा के, उसको घड़े को मिट्टी वाले को पीट के, फिर उसको आग में गर्म करके जला के, फिर वो हमारे लिए जाके ठंडा पानी पिलाने के लिए वो उसकी जो कृति है या जो उसकी जो कलाकृति है या जो उसका मटका है, फिर वो हमें ठंडा पानी पिलाता है। आप इसको यूं समझ लो, आसपास की जो व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए जो हमारी इच्छाओं, इरादों, रुचियों को व्यक्त करता है। मेरे हिसाब से आपको जो मैंने एग्जांपल दिया है उससे आपको समझ में आ गया। अब फिलिस रावसन हैं थिंकर, उन्होंने इसके 4 तथ्य बताए हैं: सामग्री, प्रक्रिया, आकार और उद्देश्य। फिलिस रावसन ने इन्होंने 4 तथ्य बताए हैं डिजाइन के, या तथ्य कह लो या सिद्धांत कह लो, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे, या इसमें जो भी आगे जो इसकी एक्टिविटी हैं, प्रक्रियाएं हैं, उसके अंदर कैसे कैसे ये डिजाइन सिरे चढ़ता है, आप उसको वैसे समझ सकते हो। वो 4 तथ्य कौन कौन से हैं? सामग्री, प्रक्रिया, आकार और उद्देश्य। तो हम लोग, ये आपको बिल्कुल मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया है। ये इसकी जो पीपीटी है, ये आपको जो ऐप है उसके ऊपर मिलेगी, इसका जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप के अंदर दे दिया जाएगा, उसकी आप रीडिंग लगा लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं डिजाइन की जो सामग्री, प्रक्रिया, आकार, इन सब चीजों को करने के लिए। हाँ जी, जैसे कि अभी हमने जो 4 तथ्य सिद्धांत पढ़े हैं
उसको डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले देखो सामग्री लिखा हुआ है, सामग्री के बारे में आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सामग्री हम किसे कहेंगे? सामग्री वही है भी जो चीज़ हमारे पास में उपलब्ध है, जो पदार्थ है या जो जो माध्यम है जिसको हम ठोक पीट के आकार दे के बजा के देंगे, वो सामग्री है। उसी के द्वारा जो हमारे अंदर विचार है, भाव है, वो आप तक पहुँचेंगे या हम तक पहुँचेंगे, उसको समझ लो आप। वो क्या क्या हो सकते हैं? वे प्राकृतिक वस्तुएं एवं पदार्थ यथा, वे प्राकृतिक वस्तुएं एवं पदार्थ, ये तो आपको पता ही है कौन कौन से वो होंगे, मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो कौन कौन से हो सकते हैं। लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, कागज, गत्ता, प्लास्टिक। वे प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी? लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, कागज, गत्ता, प्लास्टिक। वे पदार्थ कौन कौन से? लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, कागज, गत्ता, प्लास्टिक। यहां तक समझ में आ गया? जिन्हें उनके गुण धर्म उनके कौन से हैं? जैसे कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनकी हार्डनेस है, उनका वजन है, उनका द्रव्यमान है, उनका आयतन है, वो सब बातों से, उनकी मजबूती है, उनकी सौम्यता है, उनमें जो क्या कहते हैं नाजुक हैं या वो हार्ड हैं, वो सब बातें हैं जिनको हम गुण धर्मों में रखेंगे। जिन्हें उनके गुण धर्मों कठोरता, सौम्यता, मजबूती, तन्यता, संपीड़न, रंग आदि के अनुसार डिजाइन प्रक्रिया में शामिल कर देखते हैं कि सामग्री को क्या आकार दिया जावे और दिया गया आकार कौन कौन से कार्य के लिए उपयोगी रहेगा, अर्थात सामग्री के उपयोग का नया तरीका खोजा जाता है। अब आप उस एग्जाम्पल को यहाँ पे फिट कर सकते हो। भाई किसी कुम्हार के पास में मिट्टी है और वो यूं सोच रहा है मुझे भी ठंडा पानी पीना है और दूसरों को भी पिलाना है। कैसे पिलाएगा? उस मिट्टी को पहले वो गीला करेगा, गीला करके उसको अच्छी तरीके से गूंदेगा, गूंद के फिर उसको वो उसका जो चाक होता है पहले उसका पेड़ा बनाएगा, वो बना के उस चाक के ऊपर उसको वो घुमाएगा, उसको रूप देगा अपनी एफर्ट के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा। फिर वो मटका बनेगा कच्चा, फिर उसको वो उससे पीटेगा। उसके पास में एक थप्पी सी होती है, उससे अंदर उसके गोटू सा लगा के ऊपर से उसके वो मारता है, फिर वो पक्का होता है, फिर उसको वो सुखाता है। सुखाने के बाद में फिर उनकी भट्टी होती है बहुत बड़ी सारी, उस भट्टी के अंदर उसको उस मटके को रखेंगे। इसी प्रकार वो सुराही बनाता है। वो मटका जब 2-4-5 दिनों में उसके अंदर जलेगा, गर्म होएगा, एक नया आकार ले लेगा। वो मिट्टी का तो बुरा कलर होएगा, लेकिन जब वो जल के और भुन के बाहर आएगा तो वो लाल हो जाएगा। अब आप देख लो वो खुद कितना गर्म है और हमें पानी ठंडा पिलाएगा। तो यही डिजाइन है और यही आर्ट है। तो ये जो हमने बात लिखी है ये क्लियर होगी, मुझे पता है आप इसको समझ गए भी। इससे अच्छा तो कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। इससे यदि मैं और एग्जाम्पल दूं, जो हमारी गृहिणियां हैं, लेडीज हैं हमारे घर पे, जैसे कि उन्होंने रोटी पकानी है, तो रोटी पकाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? कणक चाहिए। कणक को पहले साफ करेंगे, फिर पिसाएंगे, फिर आटा आएगा, आटे के अंदर पानी दिया जाएगा, फिर आटे को गूंथा जाएगा, गूंथने के बाद फिर आटे के पेड़े बनेंगे, पेड़े को फिर चकले बेलने के ऊपर गोल किया जाएगा, क्योंकि सीधा तो वो आटा खाया नहीं जाएगा, उसको आकार देना पड़ेगा। जब हमें वो सुंदर लगेगा तभी उसको खाएंगे। फिर कच्चे को भी नहीं खा सकते। फिर उस आटे की जो कच्चा आटा है उसकी रोटी को तवे के ऊपर सेकेंगे, सेकने के बाद में फिर उसके घी लगाया जाएगा, घी लगाने के बाद में फिर वो डब्बा होगा उसमें लपेट के रखेंगे, फिर हम खाएंगे। तो इसमें ये बता रहे हैं भी वे प्राकृतिक वस्तुएं पदार्थ लकड़ी, कागज, गत्ता, प्लास्टिक जिन्हें उनके गुण धर्मों कठोरता के अनुसार डिजाइन प्रक्रिया में शामिल कर देखते हैं कि सामग्री को क्या आकार दिया जावे और दिया गया आकार कौन कौन से कार्य के लिए उपयोगी रहेगा। मतलब जो भी कलाकृति बनाई है, वस्तु बनाई है, वो हमारे किस काम आएगी, और सामग्री के उपयोग का नया तरीका खोजा जाता है, वो डिजाइन है। आप इसको समझ लो। अब प्रक्रिया लिखा है। प्रक्रिया क्या है? मेथड है, एक भौतिक क्रिया जिसके द्वारा सामग्री को विभिन्न आकारों में बदला जाता है, जो हाथों एवं मशीनों से संपन्न होती है। बड़ा आसान है, ये चीज़ तो हमने ऊपर डिस्कस कर ही ली भी कोई ना कोई तो मेथड होगा ना। जैसे कि मान लो अब रोटियां पकानी है, वो भी तो एक मेथड है, एक तरीका है।
कि आटे को पहले गिल्ला करना और फिर उसके पेड़े बनाना और फिर उसको सेकना, तो ये एक मेथड है। यदि कुम्हार है, अब मिट्टी सीधी यदि दर दें तो फिर कैसे पानी पिएंगे, उसको पता है, पहले इसको गिल्ला करेंगे, इसका पेड़ा बनाएंगे, फिर उसको वो घुमाएगा, फिर वो पकेगी और फिर हम पानी पिएंगे। तो वो ये जो काम वो कुम्हार और गृहिणी कर रही है, ये प्रक्रिया है। तो आप इसको अपने हिसाब से किसी भी काम के लिए लिख दो, कुछ भी आप इसको अपना जो आपको काम कोई किसी कलाकार का दिखता है आप अपनी डेफिनेशन दे दो। मेरे हिसाब से ये सही है, एक भौतिक क्रिया या मेथड जिसके द्वारा सामग्री को विभिन्न आकारों में बदला जाता है, जो हाथों एवं मशीनों से संपन्न होती है। क्योंकि मनुष्य के जो हाथ हैं, ऐसा औजार तो बना ही नहीं। सतिंद्र सरताज ने भी गाना गाया हुआ है, बंदे दे हत्था वर्गा ऐसा कोई औजार नहीं बनया। तो इससे ये जो हमारे हाथ हैं, ये इससे अच्छा तो कोई औजार जो प्रकृति ने हमें दे रखा है बना ही नहीं है। तो यही लिखा हुआ है, हाथों एवं मशीनों से जो प्रक्रिया संपन्न होती है, बस वो प्रक्रिया है भौतिक क्रिया के द्वारा जो हम आकार में बदल लेते हैं। कोई भी चीज़ ले लो आप, लकड़ ले लो, लकड़ को ठोक पीट के बजा के काट के कुर्सी बनेगी, उस पर हम बैठेंगे। पत्थर है, जैसे कि हमारे घरों में ये देखो ये पत्थर लगे हुए हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी ये स्लैब मिलती है, ऐसा तो है नहीं भी ये सीधी लग जाएंगी। फिर वो कारीगर आएगा, इसको काटेगा, इसको घिसेगा, रगड़ेगा, जैसा हमारा रूम है या घर है उसके वैसे ही चौके काटे जाएंगे। फिर इनको वहाँ पे पहले कच्चा लगा के देखा जाएगा, फिर इसके नीचे सीमेंट डाली जाएगी, फिर इसको सुखाया जाएगा, फिर इसको फिनिशिंग दी जाएगी, फिर ये अच्छा लगेगा। तो ये वही प्रक्रिया है। फिर आकार, उपलब्ध सामग्री को आकार देने तो डिजाइन की दिमागी छवि को उपलब्ध साधनों हाथों मशीनों से क्या आकार देवें कि जिससे कि हमारा उद्देश्य सफल हो, वही आकार है। जैसे कि मान लो मनुष्य के दिमाग में कोई ऐसी वस्तु या चीज़ बनाने का उसके माइंड में ऐसा आया, जैसे कि एग्जाम्पल जो चल रहा है उसी से इसको जोड़ लेते हैं। भी कुम्हार के माइंड में आया है कि मटका बनाना है, सुराही बनानी है, तो उसके दिमाग में आया पहले भी इस तरीके से, मिट्टी को इस तरीके से यदि किया जाएगा तो इसके अंदर पानी डाला जा सकता है। तो ये वही आकार है, मतलब उसने अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने उसके कुम्हार के अंदर जो कलाकारी है या उसके अंदर जो आर्टिस्ट बसता है वो बाहर निकल के आई है। वो उसने उसके दिमाग में जो मटका है, अब वो दिमाग में जो मटका उसने ले रखा है उससे तो वो और हम पानी कैसे पिएंगे। उसके दिमाग वाला, उसकी सोच वाला मटका जब बाहर धरती पे आएगा तभी हम लोग पानी पी पाएंगे। तो ये बात लिखी हुई है भी दृश्य कला जो है उपलब्ध सामग्री को आकार देने हेतु डिजाइन की दिमागी छवि को उपलब्ध साधनों मशीनों द्वारा आकार ऐसा दे दिया जाए जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए, वही आकार है। अब देखो उद्देश्य, अब मैंने आपको बताया है कि डिजाइन या क्रिएटिविटी करने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो देखो उद्देश्य के बारे में क्या लिखा हुआ है। उद्देश्य किसी वस्तु के आकार निर्माण की उपयोगिता उसके उद्देश्य सिद्ध होने से है। ये प्रायोगिक एवं मनोवैज्ञानिक है, जिनमें वस्तु का स्वरूप, आकार, मूल्य, मजबूती, सौंदर्य बोध शामिल हों। अब देखो मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे डिजाइन द्वारा कुर्सी का निर्माण लकड़ी, रंग, पालिश, कील इत्यादि से करके कर लिया। यदि वो सही बनी है और हम उस पर बैठेंगे तो उसका उद्देश्य पूरा होएगा। तो जैसे डिजाइन द्वारा कुर्सी का निर्माण लकड़ी, रंग, पालिश, कील इत्यादि से कर उसे उद्देश्य पूर्ति। उद्देश्य क्या है हमारा, जो हम लकड़ लेके आए हैं, अब सीधा तो लकड़ का जो मुड है उसके ऊपर बैठ नहीं जाएंगे, आरे पे पहले वो कटेगा, उसके फट्टे बनेंगे, फिर फट्टे की कटिंग होएगी, फिर वो मशीन पे जाएगा, फिर उसके माइंड में एक चेयर की तस्वीर है, फिर उस चेयर की तस्वीर के अकॉर्डिंग उसका वो नाप करेगा, उसकी बैठने की जो फट्टी होगी वो कैसी होगी, उसकी टांगे कैसी होगी, फिर जो मनुष्य पीछे रख के इस तरीके से आराम महसूस करेगा, आनंद की अनुभूति करेगा। तो ये सब काम उस कारपेंटर के दिमाग में है। तो उससे लकड़ वो ले आया, सारे काम कर लिए, लेकिन उसको कुर्सी बनानी नहीं आती, हमारी लकड़ बेकार गई। तो फिर ऐसा, तो फिर उसको हम डिजाइन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हम बैठना चाहते थे और कुर्सी उसने बनाई नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं पूरा हुआ। उद्देश्य नहीं पूरा हुआ
तो हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, हमें आराम नहीं मिला, तो फिर वो डिजाइन किस काम का। तो इससे आपको समझ में आ गया। अब देखो निष्कर्ष में जो हमने अभी ये 20-30 मिनट में डिजाइन पढ़ाया है, मेरी ऐसी कोशिश है कि आप एज इट इज यदि एग्जाम में लिख के आओगे, यदि आलोक वर्मा जी भी हमारी कॉपी जांच करेंगे तो डिजाइन का यदि क्वेश्चन आ गया आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। यदि फिर भी आपको डर लगता है, कटता है, तो आप निष्कर्ष पढ़ लेना और निष्कर्ष के बाद में आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? डिजाइन आकारों की वह भाषा जो विचारों को दृश्य प्रदान करती है। दोबारा बोलता हूं, डिजाइन आकारों की वह भाषा है जो विचारों को दृश्य प्रदान करती है। मतलब डिजाइन क्या है? वो लैंग्वेज है जो हमारे जो विचार हैं उसको वो आकार दे रही है। जैसे कि मैंने आपको कुम्हार का एग्जाम्पल दिया, कारपेंटर का दिया, हमारे घरों में जो गृहिणी है उनका दिया। आप उस कारपेंटर की और उस कुम्हार की और उस गृहिणी की तस्वीर अपने माइंड में लाओ भी, वो रोटियां कैसे पकाती होंगी और वो कुम्हार मटका कैसे बनाता होगा और वो कारपेंटर कुर्सी कैसे बनाता होगा, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोबारा कर लेते हैं। डिजाइन आकारों की वह भाषा है जो विचारों को दृश्य प्रदान करती है। मनुष्य के माइंड में जो विचार हैं, सोच है, अच्छाई है या शेप है, उसको ये दृश्य प्रदान कर रही हैं, उसके लिए भी और हमारे लिए भी वो डिजाइन है। तो डिजाइन आकारों की वह भाषा है जो विचारों को दृश्य प्रदान करती है। ये बड़ी एक अच्छी लाइन है, आप स्टार्टिंग में भी लिख दोगे, लेकिन आप निष्कर्ष में जब लिखोगे, क्योंकि जब एग्जामिनर सारी कॉपी चेक करने के बाद में निष्कर्ष पे आता है या मूल्यांकन पे आता है, तब आप इसको लिखना। डिजाइन आकारों की वह भाषा जो विचारों को दृश्य प्रदान करती है। ऊपर लिखित विश्लेषण के आधार पर डिजाइन एक उद्देश्यात्मक मानवीय गतिविधि है। उद्देश्य को लेकर चलिए और मानवीय गतिविधि हमसे जुड़ी हुई है। एक निश्चित योजना हेतु निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक व्यवस्थित कार्य है। हमारा उद्देश्य है गर्मी आ रही है, ठंडा पानी पीना है, तो मटका बनाना पड़ेगा, वही डिजाइन है। एक निश्चित योजना के तहत व्यवस्थित किया गया कार्य है। एक निश्चित योजना हेतु निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक व्यवस्थित कार्य है डिजाइन। डिजाइन विद्या में अलग अलग कार्यों हेतु भिन्न भिन्न डिजाइनों का प्रयोग होता है। जो डिजाइन का जो हमारा कंसेप्ट है या डिजाइन जो कला का जो एक ये प्रकार है या ये विद्या है या कुछ भी कह लो हुनर है, उसके अंदर अलग अलग डिजाइन वस्तु के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। डिजाइन विद्या में अलग अलग कार्यों हेतु भिन्न भिन्न डिजाइनों का प्रयोग होता है। अब ये लाइन आपको इससे आगे जो जुड़ी हुई है उससे समझ में आएगी। जैसे संदेश हेतु ग्राफिक डिजाइन, कपड़ों हेतु टेक्सटाइल डिजाइन, औद्योगिक उपकरणों हेतु औद्योगिक डिजाइन, फर्नीचर डिजाइन, सजावटी वस्तु पर्यावरण डिजाइन आदि सभी डिजाइन कार्यों, उद्देश्यों, उपयोगिता, महत्व, लाभ के लिए अलग अलग है। ये यूं कह रहे हैं कि जो भी जैसे मान लो हमारा जैसा उद्देश्य है, जैसी डिमांड है, जैसा हम उससे लाभ चाहते हैं वस्तु से, वो हमारी जरूरत और आवश्यकता और उसकी उपयोगिता के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे कि मान लो कपड़ों के डिजाइन अलग हो गए, कपड़े हेतु टेक्सटाइल का हो गया। जैसे कि संदेश हेतु कम्युनिकेशन के लिए ग्राफिक डिजाइन है। अब ग्राफिक डिजाइन में जैसे कि मान लो आप लीफलेट का एग्जांपल ले सकते हो, ब्रोशर का ले सकते हो, प्रोस्पेक्ट का ले सकते हो, या जो हमारे ये जो नोट्स हैं जो हम ड्राफ्टिंग करने लग रहे हैं, ये भी तो एक डिजाइन है, क्योंकि यदि हम लोग ये बनाएंगे नहीं तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो कम्युनिकेशन के लिए ग्राफिक डिजाइन है। आप लोगों से जुड़ने के लिए ये मंच है। यदि ये ना हो, ये एक यांत्रिक व्यवस्था है, कैमरा है, आपके पास फोन है और हम लोग इतनी दूर बैठे आपसे जुड़े हुए हैं, ये भी एक डिजाइन है, ये आर्ट है। यदि ये ना हो, अब देखो मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग संवाद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और आप पढ़ रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, तो यही एक कला है। तो इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। जैसे संदेश हेतु ग्राफिक डिजाइन, कपड़े हेतु टेक्सटाइल डिजाइन, औद्योगिक उपकरणों हेतु फर्नीचर डिजाइन, सजावटी, ये सब कार्यों, उद्देश्यों, उपयोगिता, महत्व, लाभ के लिए अलग अलग है। मेरे हिसाब से साथियों आपको
डिजाइन से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि एचपीएससी का जो हमारा फाइन आर्ट का सब्जेक्टिव रिटन पेपर होगा, आपने यदि इसको 2-3 बारी पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपके डिजाइन में पूरे नंबर आने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार।